लव मैरिज है, इसको सेमी अरेंज मैरिज क्यों नहीं कहा? मेरा ये सवाल है कि सेमी अरेंज मैरिज शायद उसकी उस फैंटेसी की वजह से नहीं कहा, और आप इससे एग्री करते हैं? जी जी जी, ऐसे ही है। और असल वजह भी यही है, सेमी अरेंज मैरिज मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि चूँकि अगर अरेंज मैरिज को ही ओबे कर लिया जाए तो फिर उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। और हमेशा जब भी लड़का लड़की शादी से पहले राब्ते में आते हैं तो वो हमेशा फैंटेसीज में रहते हैं। यहाँ ये सोशल डायलेमा है। मैं यहाँ मर्दों को भी सॉरी टू से कंडेम करना चाहता हूँ कि वो शादी से पहले तो इतने ओबीडियंट बिहेवियर और रोल प्ले करते हैं ना कि वो लड़की बेचारी समझती है कि वो शायद एक स्टेट के प्रिंसेस हो जाएगी, और शादी के फ़ौरन बाद वो जो ओबीडियंट सर्वेंट बना होता है वो जब खामिद बन के और उसको हाकमियत के दायरे में लाता है तो वो फिर बहुत बुरे हालात पैदा कर देता है। उस वजह से लड़की जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, वो समझती है कि उसे कोई गलती हो गई। और यही वजह है कि हमारे यहाँ अब ऐसा नहीं हो रहा कि शादी 5 साल बाद टूट रही है या कोई 10 साल बाद टूट रही है। अब तो 6 माह, साल, 2 साल, ये चंद महीने ज़्यादा कह दिया आपने। हम ये समझते हैं, आपकी बात कता कलामी माफ़, हम एक चीज़ ये समझते हैं कि ये जो बहुत अहम आपने पहलू पे बात की कि जब आप फैंटेसी क्रिएट कर देते हैं, मर्द अपने आप को या खातून अपने आप को शादी से पहले एक दूसरे को अच्छा करके दिखाएंगे तो शादी तक पहुंचेंगे। अगर उनके ऊपर एक दूसरे की हकीकत यहाँ हो जाएगी तो हो सकता है कि 90% शादियाँ हों ही ना, तो थोड़ी बहुत फैंटेसी तो रहनी चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और हमारा अपने से भी एक क्वेश्चन है, एज बीइंग हम माशरे के फ़र्द हैं, हम इनफरादी तौर के ऊपर जितनी टेक्नोलॉजी या जितनी फैसिलिटीज़ या जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, हम उसका जायज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम ये एक्सप्लोर क्यों नहीं करते कि एक ज़िंदगी आने वाली है, वो एक बहुत प्रैक्टिकल किस्म की ज़िंदगी है जिसके अंदर ये तो अभी किसी बाप ने कमाया है, खिलाया है, पढ़ाया है, ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं, किसी भाई ने वो सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं, तो सिर्फ मुलाकात का शर्फ मिल रहा है और सिर्फ हमने मिलना है, कुछ थोड़ी देर के लिए गपशप करनी है और डिस्कशन होनी है या फ़ोन पे या मीडिया की हद तक, वापस ज़िम्मेदारियाँ तो उन्होंने ही निभानी है। जब शादी हो जाएगी तो जाहिर है कि आपका नानो नफ़का, आपकी खुशी, गम, दुख, तकलीफ़, आपकी हर तरह की ज़िम्मेदारी आपकी ज़ौजैन ने एक दूसरे की उठानी है। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो फिर वो मुआशरे का जो एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम फैंटेसी की बात करते हैं, वो रियलिटी में जब आती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तो एक तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत अहम पहलू है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें, जितनी कम्युनिकेशन इस वक्त है, अगर उसको पॉजिटिव यूज़ किया जाए, राब्तों को फैंटेसी के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि एक्सप्लोर करें रियलिटी को, और रियलिटी में देखें कि क्या आपकी कंपैटिबिलिटी है, क्या जो आपके अपने अंदर भलाई है वो आपको दूसरे में नज़र आती है, या क्या आपके अंदर जो कुर्बानी का जज्बा है दूसरे में है, या सबसे बढ़ के जो आप रिस्पेक्ट देने को तैयार हैं इस रिश्ते में अपने साथी को, वो साथी भी आपको वही रिस्पेक्ट देने को तैयार है। या ऐसे कौन से पहलू हैं जो आप एक दूसरे को बताएं कि अगर हमने इन पहलुओं में एक दूसरे को चीट किया, झूठ बोला, नहीं एक दूसरे की बात मानी, तो इकट्ठे चलना मुश्किल हो जाएगा। ये बातें हम नहीं करते, तो हम अपना एक राय रखते हैं कि ये भी एक बहुत अहम पहलू है। ये बहुत अहम पहलू है, और मैं इसमें समझता हूँ उस वक्त जो प्रिटेंड किया जाता है, बल्कि मैं उसको प्रिटेंड की बजाय डिसगाइज कहूँगा, कि जो अपनी पर्सनालिटी को डिसगाइज करके रियलिटीज़ को छुपा लिया जाता है, और वो ऑन द बोथ साइड ऐसा चल रहा है। हालांकि देखें, इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि वो शुरू दिन से फ़ीमेल को वो राइट प्रोटेक्ट करता है कि जब तक वो खुद इंडिपेंडेंटली हिजाब कबूल नहीं करेगी तो निकाह ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा। इससे बढ़कर और प्रोटेक्शन क्या हो सकती है कि वली उसके साथ या उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके साथ फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद ये बातें हमने अपने अंदर कुछ गुड और कुछ बैड के मेजरमेंट कर लिए हैं, कुछ स्कोप बना लिए हैं। होना असल में ये चाहिए कि दोनों पर्सनालिटीज़ के अंदर देखना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी के फेज़ कैसे हैं, वो अगर डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं तो वो कैसे करेंगे। जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनको पता है कि उनकी बेटी का मिजाज कैसा है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो ओबीडियंट है, इसी तरह लड़के के पेरेंट्स को भी पता है।
तो जब तक वो इन चीज़ों को एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो नतीजा ये निकलता है कि वो बेशक मैरिज ब्यूरो के साथ भी काम कर रहे हों, निकाह शादी वहाँ से हो रही हो, रिश्ता प्रपोज हो रहा हो या रिश्ते करवाने वाली हो, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो छुपी रह जाएंगी। हाँ, वो छुपी रह जाती तो हैं। आपकी बात के जो डिस्गाइज वाला कॉन्सेप्ट है, ये शादी का रिश्ता है एक दूसरे के साथ इंतहाई सच के साथ, इंतहाई वही मोहब्बत है कि आप सच बोलें, वही इज्जत है कि आप सच बोलें। सबसे बड़ी बात हमारे माशरे की जो उमुल खबाइस है वो झूठ है। जब आप छुपाते हैं, जब आप दिखावा करते हैं, तसन्ना करते हैं, जब अपने चादर से बाहर फैल फैलाते हैं, जब आप एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं रखते या अपनी हकीकी दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर मसाइल यकीनन आपके सामने आते हैं, हमारे सामने आते हैं, माशरे के सामने आते हैं, माशरे की बका पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इसमें मैं समझता हूँ कि मगर एक छोटी सी बात भी अगर हम समझ लें कि जब लड़के की तरफ से प्रपोज़ल जाता है तो उसकी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल बताया जाता है या थोड़ा बढ़ा के बता दिया जाता है, यानी मुआशी उसकी जो इस वक्त, हाँ जी, जो उसकी इस्तात है, वो उसकी सैलरी है, उसका बिजनेस है, व्हाटएवर, उसके इकोनॉमिक सोर्स को थोड़ा सा बढ़ा के बताया जाता है। अच्छा, जब वो बढ़ा के बता देते हैं तो लड़की के ज़हन में कुछ फैंटेसीज ऑटोमेटिकली, कुछ कंफर्टेबिलिटीज आ जाती हैं, कुछ आसाइश और ताइशात आ जाती हैं। अब वो समझती है कि वो सारे वसाइल उसी के हैं, ठीक है। अच्छा, वो जब उन वसाइल पर हुक्मरानी करने पहुंचती है और आगे पता चलता है कि वो वसाइल तो हैं ही नहीं। अगर आपको वो बताया था कि गाड़ी करोला की है और वो गाड़ी करोला नहीं कल्टस है, या कल्टस नहीं आल्टो है, तो वो बेचारी के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। और इसमें बहुत सा फेलियर हमने सोशल मीडिया पे जो झूठ बोल के शादियां हो रही हैं और उसमें बहुत सा बेड़ा गर्क फिल्टर ने किया है, जो तस्वीरों पे फिल्टर लग जाते हैं, वो उनकी ओरिजिनल फेस को भी बहुत चेंज कर देते हैं। और ये भी एक बड़ी वजह बन रही है हमारे यहाँ डाइवोर्स की, कि जब तस्वीरों में देखा जाता है शख्सियत और होती है, जब सामने आती है तो शख्सियत का ज़मीन आसमान का फर्क है। जहाँ पे आपकी बात में हम ऐड ऑन करना चाहते हैं कि जब आप भी उसी दौर में रहते हैं और आपका फरीक भी उसी दौर में रहता है, आप खातून हो या आप मर्द हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेंडर कौन सा है। अगर फ़िल्टर मर्दों की तस्वीरों पे लगता है तो औरतों की भी तस्वीरों पे लगता है। ये और बात है कि अपनी बात हम कम करते हैं, ख़वातीन वाली बात ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आप उस दौर में रहते हैं तो क्या आप फ़िल्टर से वाकिफ़ नहीं है? क्या आप हुस्न नज़र आपका इतना ही कमज़ोर है कि आप बसीरत तक पहुँच नहीं सकते, आप बसारत तक ही हैं? क्या आपके अपने अंदर ये बात नहीं है? बल्कि मैं तो ये समझूंगी कि शादी से पहले वो जो चीज़ अच्छी हो या ना हो वो अच्छी ही लग रही होती है। जी, ऐसे ही है। और असल मेन वजह भी ये है, अगर हम पिछले दौर में चले जाएं तो वहाँ ये कहा जाता था कि लव मैरिजेस सिर्फ इसलिए नाकाम होती हैं कि उसके अंदर जो लड़का लड़की है वो सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। और ये बिल्कुल एडमिटेड फैक्ट है कि जब भी अरेंज मैरिज होगी वो सीरत देख कर होगी। ये यहाँ से मेरा इख्तिलाफ है आपसे। हम ये समझते हैं कि ये बड़ा डिपेंड करता है आपके बड़ों पे जो अरेंज कर रहे हैं मैरिजेस, क्योंकि बहुत सारे बड़े ऐसे हैं जो बड़े हुस्न परस्त हैं, बहुत सारे बड़े ऐसे हैं जिनको जाहो हशमत बड़ी पसंद है, जिनको हसब नसब के ऊपर बड़ा फोकस है, या जो मालो मता के ऊपर बड़ा फोकस किए हुए हैं। और ये जो बसीरत वाली बात है ये वहाँ पे भी बड़ी कमी थी। नहीं, वो ठीक है, मगर असल सिचुएशन क्या है? असल क्वेश्चन ये है कि जहां आप रियलिटीज को इग्नोर करेंगे और उसको झूठ का लबादा उड़ा देंगे, वो कोई भी हो सकता है, वो रेंज में भी हो सकता है और वो लव में भी हो सकता है, वो जब झूठ आए, जी, वो जब झूठ आएगा तो फेलियर कॉज वहीं पर पैदा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही झूठ खुलता है डिस्क्रिपेंसीज क्रॉप अप होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर एक के बाद दूसरी तीसरी, और फिर हर आदमी का टॉलरेंस का लेवल जो है वो डिफरेंट है, वो मेल है या फीमेल है। तो हमने कई जगह पर देखा कि वो 2-4 बातों पे ही वो डाइवोर्स पे आ गए, और कई जगहों पर देखा कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल भी की है। हम इसमें ये तो नहीं खैर कह सकते कि हर जगह ही डाइवोर्स हो रही है, मगर ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम आपकी बात से एक बात बड़ी ज़रूरी है जो बताना या इस वक्त डिस्कस करना चाहिए, वो ये कि पहले जो शादी का कॉन्सेप्ट था उसमें खुतबा निकाह की बहुत अहमियत थी। खुतबा निकाह अगर पढ़ा जाए और समझा जाए तो उसके अंदर आपको ज़िंदगी गुजारने का एक निज़ाम जो है वो आयात कुरानी के ज़रिए, अहादीस मुबारका के ज़रिए और उस प्यारे से मोहब्बत वाले माहौल में जो शादी के कॉन्सेप्ट के लिए इकट्ठा होता है,
वो आप तक पहुंच जाता है। यानी आपने कौलन सदीदा के ऊपर अमल करना है, आपने सच बोलना है, आपने एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना है, आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, आपने एक दूसरे को रिश्ते भी अंदर आते वक्त ये नहीं सोचना वो मर्द है या औरत है। आपने ये सोचना है कि हम एक नए मुआशरे का जो ख़ानदान है, एक वो बुनियादी वो यूनिट है जिसकी हम क़याम के लिए जा रहे हैं, तो हमने एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना है, एक दूसरे के लिए बेहतर काम भी करना है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस भी करनी है। फिर हमने जाके आगे इसके समरात जो हैं वो लेने हैं। जब हम खुतबा निकाह से दूर हो गए, हम निकाह की इल्लतों में जो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स और फंक्शन है शादियों के, हम उसमें पड़ गए, तो एक तो पहले आपकी एजुकेशन में, तालीम में, तरबियत में कमी थी। वहाँ पे ये नहीं किया गया जैसे आपने शुरू में कहा कि हम तो बच्चों की ये तरबियत ही नहीं कर रहे कि उन्होंने कैसे आगे इस शादी के बंधन में बंधना है और सच की बुनियाद के ऊपर कायम करने रिश्ते। फिर जब आपको वो मौका मिला, उस मौके पे भी आपने नहीं समझा, जिसको रीबर्थ कहा गया है। ये शादी एक रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है कि आपकी पिछली ज़िंदगी जो इनफरादी थी उसका ख़ात्मा हो रहा है और अब आपकी मजमूई जो इज्तमाई ज़िंदगी है उसका आप पहला आपकी बर्थ हो रही है, पैदाइश हो रही है आपकी। तो आपने उस पैदाइश वाले टाइम को भी इग्नोर कर दिया। फिर आप एनिवर्सरियाँ तो वेडिंग की मनाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं होता कि इसके अंदर पैदाइश की असल खुशी क्या थी और वो कायम कैसे रखनी। एक और इसमें फेलियर है जो मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पर लड़की बचपन से लेकर जब बड़ी होती है तो वो किसी भी ख्वाहिश का इजहार करती है तो उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि नहीं भाई अपने घर जाके करना, यहाँ नहीं करना। अब वो लड़की ने 2, 4, 10 ख्वाहिशें जो जमा की होती हैं कि अब तो मेरी शादी होनी है तो मैंने उसके बाद उसको करना है, ठीक है। दूसरी तरफ मर्द जो है उसको ये मतलब उसकी माँ भी वो एक औरत है, उसकी बहन एक औरत है, मगर उसको वो एक टीचिंग कर रही है कि तुम अब एक औरत के मालक बन रहे हो, एक लड़की तुम्हारी स्लेव आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बिहेवियर में क्या होता है, लड़की ये समझ रही है कि मैं जैसे ही शादी करके वहाँ पहुँचूँगी तो मेरी वो जो दबी ख्वाहिशात हैं फ्रॉम द बर्थ टू द डे ऑफ मैरिज, मैं वो जाकर सारी पूरी करूँगी। तो वो एक शुतर बेमुहार होने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसके अंदर पैदा होता है। छोटी सी बात आपकी बात से लेते हैं, वो ये है कि लड़की को क्या कहा गया कि हर कुछ आप शादी के बाद कर लें, जो आप करना चाहती हैं, ख्वाहिशात को भी रोके रखें। और लड़के को कहा गया कि अब आपको एक ऐसी ज़ौजा की सूरत में खातून मिल रही है जो आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करेगी। तो हम ये समझते हैं ये जो कम्युनिकेशन और मवासलात या ये जो सेमी लव मैरिज या सेमी अरेंज मैरिज या जो भी एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये जो ख्वाहिशात हैं इनको पहले डिस्कस कर लें, बता दें कि हम इस तरह की तरबियत लेके आ रहे हैं ताकि आपस में कंपैटिबिलिटी पैदा हो सके, और अगर ना हो तो पहले पता चल सके। लेकिन वो ये सोच के करे कि उसको आगे क्या मिलेगा। तो उसको अगर आगे पुरखुलूस साथी मिले, उसको आगे अपनी सोच समझ रखने वाली, एक बाशऊर, मोहब्बत करने वाली, रिस्पेक्ट करने वाली ज़ौजा मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस तवाज़ुन, इसलिए तो उसे बेटर हाफ कहा जाता है ना, मतलब ये तो उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है। ये कागजी बातें रह गई ये बेटर हाफ वाली। ये जो बेटर हाफ का कॉन्सेप्ट है, अब तो वो बेटर हाफ को आप यूं समझें कि वो कहते हैं कि बेटर को छोड़ें, आपने हमें हाफ क्यों कहा, हाफ भी क्यों कहा। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप मुकम्मल हैं, यानी कि आप नामुकम्मल हैं। खावंद बीवी के बगैर नामुकम्मल है, बीवी खावंद के बगैर नामुकम्मल है, और दोनों इज्जत, मोहब्बत, सच, खलूस के बगैर नामुकम्मल है। और ख़ानदान इन दोनों की खुशी के बगैर नामुकम्मल है, और ख़ानदान की खुशी के बगैर ये दोनों नामुकम्मल है। और यही जो ऐसी नामुकम्मल तकमील है ख़ानदान की, वो ही फिर इस मुआशरे के बिगाड़ को पैदा करती है। आपके बिगाड़ से एक सवाल आया है, वो ये कि क्या हमारे इस वक्त मुआशरे में खुला और तलाक का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या आप समझते हैं कि जितनी तेज़ी से खुला और तलाक का रुझान बढ़ रहा है, दूसरी शादी या तीसरी या चौथी शादी का भी रुझान इसी तेज़ी से बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इन दोनों की एवरेज देखी जाए तो नो डाउट जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है खुला की शक्ल में या किसी भी तरह, उसका बहुत रुझान बढ़ रहा है, जबकि उसकी एवरेज में 50% भी सेकंड या थर्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट अभी तक एक्सरसाइज नहीं हुआ। इसी वजह से सोसाइटी भी डिसबैलेंस हो रही है। अगर इन दोनों का फेज सेम स्पीड के साथ होता तो फिर कोई हम समझते कि इक्वालिटी आ गई है, चले एक तरफ ड्रेन हो रहा है तो दूसरी तरफ कंपनसेट हो रहा है, तो यहाँ वो चीज़ नहीं हो रही।
यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि लड़की जब एक खामन से अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी ईगो को, अपने ड्रीम्स को या अपनी रियलिटीज़ को, अपनी ज़ात को बिट्रे करवा के डिसोल्यूशन में जाती है, तो फिर वो उसका एतबार ही मर्द ज़ात से ख़त्म हो जाता है। फिर वो कहते हैं मैंने सेकंड एक्सपीरियंस करना ही नहीं है। तो इस वजह से एक रीज़न इसमें और भी है, क्योंकि आज की औरत इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है, और वो या तो कुछ उसकी अर्निंग है या वो समझती है कि वो कहीं जॉब कर लेगी। तो फ़ीमेल में, सॉरी यहाँ मैं ये कहूँगा, फ़ीमेल में आप पिछली तारीख पढ़ लें या आज की तारीख पढ़ लें, फ़ीमेल जब भी इंडिपेंडेंट होती है या स्ट्रॉन्ग होती है, वो उसको मर्द की ज़रूरत नहीं होती, वो उसको इग्नोर करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड ऑन करूँगी। ये जो इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, एक तो हम ये समझते हैं कि माशरती एतबार से दुनिया का कोई माशरा हो, सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की हम बात नहीं कर रहे या बर सगीर पाको हिंद की हम बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में ना मर्द पूरा खातून के बगैर इंडिपेंडेंट है और ना औरत बगैर मर्द के इंडिपेंडेंट है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो माशरे की ज़रूरत है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है, पढ़ लिख जाती है, एजुकेशन उसके पास आ जाती है या वो कमाने लग जाती है, हाँ ये फ़र्क पड़ता है कि वो एम्पावर्ड हो जाती है। जब वो एम्पावर्ड हो जाती है तो फिर वो बिला वजह सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार नहीं होती। फिर वो ये देखती है कि मैं किस चीज़ के लिए क्या सेक्रीफाइस करूँ, वो कंपेयर करना शुरू हो जाती है। और मर्द भी ऐसा ही है, अगर वो किसी पढ़ी लिखी बीवी के साथ उसकी शादी हो जाए और वो नाकाम हो जाए, तो वो अगली शादी के लिए कहता है पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो बहुत तंग करती है। यानी ये मर्दों और औरतों दोनों में रुझान पाया जाता है कि ये असल वजह तक नहीं पहुँचते। असल वजह ये है कि आपने कंपैटिबिलिटी यानी कफू, यानी एक दूसरे के साथ आपकी हमआहंगी कितनी है, इसके ऊपर तो गौर ही नहीं किया था। आपने इस बात पे तो गौर ही नहीं किया था कि आपने हसब नसब में, हुस्न में, माल में या दीन में किस चीज़ को आपने प्रेफर करना है। आपने तो ये सोचा ही नहीं था। आपकी शादियां तो किसी भी एक नुक्ते की वजह से हो गई। माँ बाप ने पसंद कर ली तब शादियां हो गई, आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया तब शादी तक आप पहुँच गए, या आप इकट्ठे कहीं नौकरी करते हैं, या इकट्ठे आप कहीं पढ़ते हैं, या कहीं आते जाते हैं, या आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे कहीं आपका राब्ता हो गया। पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में ग्लोबल विलेज बन चुका है, शादियां हो रही हैं। ना ही एज का कोई कॉन्सेप्ट रह गया, नहीं कोई भी कॉन्सेप्ट आप सोच लें, एज ले लें, मुआशरत ले लें, कुछ भी नहीं। कोई एक चीज़ आपको ऐसी लग जाती है कि आप समझते हैं मैं इसके बगैर अधूरा हूँ, तो आप अपना अधूरापन ख़त्म करने के लिए, अपने आप को मुकम्मल करने के लिए उस शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है खुला और तलाक का, कि खुला और तलाक की रेशो बढ़ रही है इस शरह से कि खौफजदा हम हो रहे हैं कि माशरा कैसे क़याम पजीर होगा। हमारा माशरा जिसकी बुनियाद ही ख़ानदान के जुड़े रहने के साथ और ख़ानदान के मजबूत तरीके से कायम करने के साथ है, उस माशरे के अंदर खुला और शादी का जो कॉन्सेप्ट है और तलाक और शादी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें खुला की रेशो भी बहुत बढ़ रही है, तलाक की रेशो भी बहुत बढ़ रही है, और साथ में साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की शरह भी बहुत बढ़ रही है, जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। तो क्या हमारा माशरा इसका मुतम्मिल हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। तो बेहतर तरीका क्या होगा? बेहतर तरीका तो यही होगा कि जो आज आपने भी बात कही कि तरबियत की जाए माशरे में, माँ बाप की तरबियत, कि उन्होंने किस तरीके से शादी के अंदर बहसीयत माँ बाप अपना किरदार अदा करना है। बहन भाइयों की तरबियत कि उन्होंने फरीकैने निकाह या शादी में जो दुल्हा दुल्हन के वो बहन भाई हैं, उन्होंने किस तरह से राबते रखने हैं, क्या लिमिटेशंस रखनी है, क्या हदूद व क़यूद हैं, कहाँ तक रहना है। इस तरीके से फिर जो खुद फरीकैने निकाह हैं, दुल्हा है दुल्हन है, वो पहले आपस में दोस्त थे, अजनबी थे, जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने इस बंधन में आने के बाद किस तरह से अपने आप को मजबूत रखते हुए अपनी शख्सियत की अच्छाई भी नहीं छोड़नी और दूसरी शख्सियत तक अपनी अच्छाई भी पहुँचानी है, ताकि माशरा एक मजबूत माशरा बन सके। यही असल जो क्रक्स है सारी गुफ्तगू का, वो यही है कि आप अपनी शख्सियत को मसख ना होने दें, बल्कि आपके जो अच्छे पहलू हैं, आपकी शख्सियत के जो ब्राइटन हैं, वो दूसरे तक पहुंचने चाहिए। और एक दूसरे को समझना, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना, और अगर कोई चीज़ आपके मिजाज के ख़िलाफ़ जा रही है, वो कितनी ही संगीन है, अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दे के एड्रेस करने की कोशिश करें तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है। बिल्कुल। अब वजह क्या है
जैसे आपने फरमाया कि इंसान की तो तख्लीक ही इस तरह हुई है कि वो एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं या हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि औरत जो है वो शायद दूसरे दर्जे की शहरी है। बेशक हम इसका मीडिया पे ऐलान नहीं करते, मगर हमारे जहनों के अंदर ये है कि हम सुपीरियर हैं और समवन इज सबॉर्डिनेट टू अस। तो ये जो हाकमियत और इस तरह के तसव्वुरात हैं, उसने भी मुआशरे के अंदर बहुत ख़राबी पैदा की। और ये जो ससुराली झगड़े हैं उसकी भी यही वजह है कि जो लड़के के पेरेंट्स हैं, उसकी जो फैमिली है, वो समझती है कि हमारी बातें, हमारे अहकामात, हमारे रूल जो हैं वो प्रिवेलिंग होंगे लड़की पर भी और उसकी फैमिली पर भी। तो ये जब वहाँ किसी जगह पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता या कहीं पर उसको रिफ्यूज़ किया जाता है तो वो ना का मसला बन जाता है और फिर वहाँ से खराफात शुरू होती हैं। ये जो बात आपने कही इसको हम थोड़ा सा सेकेंड करते चलें कि ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये है कि लड़के की तरफ से नहीं। आजकल ये कम्युनिकेशन की वजह से मसाइल कहाँ पैदा हो रहे हैं। पहले दौर में जिसको आप अरेंज मैरिज का दौर कहते थे या बड़ों के ज़रिए शादियाँ होती थी, वहाँ लड़के की पास चली जाती है लड़की, वो ब्याह के लेके जाता है। अमूमी तौर के ऊपर तो यही है, बहुत कम घर दामाद होते हैं, वरना तो अमूमी तौर पे सारी जो बहुएं होती हैं वही ससुराली होती हैं और वही ससुराल के घर में जाके आबाद होती हैं या खामंद के घर में आबाद होती हैं। और वो फिर घर उस बहू का घर कहलाता है, जिसको उसके माँ बाप ने बचपन से कहा था कि अपने घर जाएगी। उसको अपना घर बनाना था ना, उसने पहले वो बनाया अपना घर थोड़ी होता है, वो तो बनाना पड़ता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपना घर का कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि मेरा घर है। वहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो घर है, अब इस घर का मतलब है मोहब्बत से रहना, खुशी से रहना, इज़्ज़त से रहना, एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े हो जाना, हर परेशानी में खड़े हो जाना। ये जो हाकमियत वाली बात आपने कही थी कि मर्द हाकिम है, मर्द हाकिम है, लेकिन हाकमियत का कॉन्सेप्ट क्या है? हम बार बार एक बात की तरफ जाते हैं कि हाकमियत हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हाकमियत को डिफ़ाइन भी तो करें। एक्चुअली ये है कि हमारे उलमा भी या हमारे आम तौर पर हर जगह जहाँ भी चार लोग बैठते हैं वो कहते हैं जी कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि मर्द कवाम है, मर्द हाकिम है। ये कवाम जो है ये हाकमियत का मानी नहीं रखता, ये मिस ट्रांसलेट हुआ है। कवाम जो है ये क़याम से निकला है लफ्ज़ और इसका मतलब है खड़े होना। अल्लाह ने मर्द की ये ड्यूटी लगा दी है, उस पर फ़र्ज़ कर दिया कि वो अपनी औरत के, वो बेशक उसकी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, उसने उसके लिए खड़े होना है हर जगह। जहाँ भी उसका कोई इशू आएगा, जिम्मेदारी पूरी करनी है। जहाँ उसका इशू आएगा, अब देखें ना, मेंटेनेंस है, बीवी अमीर है, हस्बैंड पुअर है, तो बीवी बाउंड नहीं है कि वो हस्बैंड को मेंटेन करे, जबकि हस्बैंड पुअर होने के बावजूद वाइफ को मेंटेन करेगा। उसने मेडिसिन के लिए जाना है, उसने डॉक्टर पे जाना है, उसने स्कूल जाना है, तो व्हाट एवर द इशू, जहाँ औरत को कोई भी इशू है वो उसका बॉडीगार्ड है। हाँ, वो उसके आगे खड़ा होगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो कवाम का मतलब हाकिम नहीं, प्रोटेक्टर है। तो मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि यार आप इसको बॉडीगार्ड के मानी में ले लें, आप इसको सुपरवाइज़र के मानी में ले लें। सर, आप इसको आपकी बात आगे चलते जाएगी। ये जो बॉडीगार्ड या सुपरवाइज़र वाली बात है, ये तो नाजरीन आप तक पहुँच गई कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है हाकमियत का, उसको पॉजिटिव नरेट करने की ज़रूरत है ताकि भलाई का मुआशरा बने। एक बात हम आपसे जो आखिरी चाहते हैं कि इसके ऊपर आप अपनी रोशनी डालें और पैगाम दें कि 4 हमारे पास मेजर चीज़ें हैं जिसमें फ़रीक़ैन एक दूसरे को शादी के लिए चुन लेते हैं। एक हसब नसब, एक माल व दौलत, एक आपका हुस्न जमाल और एक दीन। तो इसमें चारों में से हमें इस वक्त किस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है कि हमारा मुआशरा वो मुआशरा बन सके जो एक मजबूत मुआशरा हो, जिसके अंदर एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट, मर्द औरत, स्पेशल, जनरल, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट सबके लिए मुमकिन हो। उसमें देखें जी, अगर हम कुरान पाक से रहनुमाई लेते हैं तो कुरान पाक ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया कि सबसे बेहतरीन चीज़ तकवा है। और आप अगर इन चारों चीज़ों को देखेंगे तो उनमें से जो पहली 3 चीज़ें हैं वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती हैं, वो किसी भी वक्त डिफेम हो सकती हैं, उसमें इन्फ्लेशन हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है,
मगर तकवा जहाँ भी होगा, तकवा कभी भी फेलियर में नहीं आता। और इसी तकवे की हमने आज जितनी भी शादियाँ की हैं वो इस तकवे के बालातर की हैं जो फेलियर में हो रही हैं। जहाँ तकवा आ जाएगा वहाँ कभी फेलियर नहीं होगा। नाज़रीन, ये एक वो मैसेज है जो इस वक्त इस प्रोग्राम दस्तक के ज़रिए हमारी तरफ से, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ से आप तक पहुँच रहा है।